हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। और इस चैप्टर में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज इस डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में हमने इस डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक और लिवर के बारे में पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि जो स्टमक होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन का डाइजेशन जो है हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है। स्टमक करता क्या है, हमारे प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोटीन अगर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स ये नहीं है कि प्रोटीन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हुआ है। यानी कि ये बात सही है कि स्टमक जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लेकिन स्टमक पूरी तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर पाता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर जो होता है सिर्फ फैट मॉलिक्यूल्स का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी कि फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों बातें हमने मोटे मोटे तौर पर लास्ट क्लास में देखी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं पेनक्रियास के बारे में, ठीक है। ये जो ऑर्गन है पेनक्रियास, ध्यान दीजिएगा, पेनक्रियास। अगर हम बात करें पेनक्रियास की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि पेनक्रियास जो होता है ये एक लीफ शेप्ड ऑर्गन होता है, यानी कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं, पत्ते के आकार का जो है ये एक ऑर्गन होता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लीफ के जैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखेंगे इसको, पेनक्रियास इज अ लीफ शेप्ड ऑर्गन। पेनक्रियास इज अ लीफ शेप्ड ऑर्गन। पेनक्रियास इज अ लीफ शेप्ड ऑर्गन which is situated between between stomach and large intestine। स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो है ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो पेनक्रियास इज अ लीफ शेप्ड ऑर्गन व्हिच इज सिचुएटेड बिटवीन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मींस बड़ी आंत। ये जो हमारी बड़ी आंत होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है और जो स्टमक है, इनके बीच में जो है एक लीफ शेप ऑर्गन सिचुएटेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियास बोलते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी बात ये है, ठीक है, दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से जो है हमारा स्टमक एक लिक्विड सिक्रीट करता है, स्टमक की जो वॉल्स हैं जिस तरीके से एक लिक्विड सिक्रीट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। उसी तरीके से हमारा लिवर भी जो है एक लिक्विड बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस। उसी प्रकार से हमारा जो पेनक्रियास है ये भी एक लिक्विड सिक्रीट करता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो हम लिखेंगे पेनक्रियास क्या सिक्रीट करते हैं, पेनक्रियास सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। जो पेनक्रियास होता है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेनक्रियास भी इस स्टमक और लिवर की तरह एक लिक्विड सिक्रीट करता है। उस लिक्विड का काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करना, ठीक है। उस लिक्विड में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन एंजाइम्स की मदद से जो है हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो पेनक्रियास जिस लिक्विड को सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। इस पेनक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पेनक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, पेनक्रियाटिक जूस contains 3 types of enzymes। पेनक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला जो है वो है ट्रिप्सिन। दूसरा दूसरा है वो है अमाइलेस। ट्रिप्सिन, अमाइलेस ना बोल के इसको हम पेनक्रियाटिक अमाइलेस भी बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेस, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेस, या कुछ लोग इसको एमाइलॉप्सिन भी बोलते हैं, अमाइलॉप्सिन भी बोला जाता है इसको, पेनक्रियाटिक अमाइलेस या अमाइलॉप्सिन, ठीक है। और तीसरा जो है वो है लाइपेस। हमारा लाइपेस, या इसको स्टीएप्सिन भी बोला जाता है, स्टीएप्सिन, STEAPSIN, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पेनक्रियास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पेनक्रियास एक लीफ शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि हमारे स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है।
पेंक्रियाज जो है ये भी एक लिक्विड सिक्रीट करता है जिसको कि हम पेंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। इस पेंक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। अमाइलेज को हम यहाँ पर पेंक्रियाटिक अमाइलेज क्यों बोलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको याद आ रहा होगा कि अमाइलेज नाम का एंजाइम जो है कहीं और भी हमने देखा था। अगर आप याद करें तो आपको याद होगा जो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है, उस सलाइवा के अंदर भी जो है एक एंजाइम बनता है अमाइलेज, जिसको कि हमने सेलेवरी अमाइलेज बोला था। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा वो सेलेवरी अमाइलेज जिसका दूसरा नाम टाइलिन था। उस सेलेवरी अमाइलेज का काम क्या था? उसका काम था स्टार्च को डाइजेस्ट करके उसको माल्टोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। उसी तरीके से जिस तरीके से सलाइवा में अमाइलेज पाया जाता है, उसी तरीके से पेंक्रियाज भी एक जो अपना जूस सिक्रीट करता है, उसमें भी जो है अमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। अब सवाल ये है कि ये भी अमाइलेज सिक्रीट कर रहा है, ये भी अमाइलेज सिक्रीट कर रहा है, सलाइवा भी, तो फिर दोनों में डिफरेंस कैसे करें हम? ठीक है, इसीलिए इसका इन दोनों के नाम में हमने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। जो अमाइलेज सलाइवा के द्वारा सिक्रीट होता है उसको हम बोलते हैं सेलेवरी अमाइलेज, और जो अमाइलेज हमारे पेंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होता है उसको हम बोलते हैं पेंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। हालांकि काम इन दोनों का सेम है। ये भी स्टार्च का डाइजेशन करता है। यहाँ जो सलाइवा वाला जो अमाइलेज है, यानी कि जो सेलेवरी अमाइलेज है, वो भी स्टार्च का डाइजेशन करता है। और यहाँ जो पेंक्रियाज में पाए जाने वाला जो अमाइलेज है, ये भी स्टार्च का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, काम दोनों का सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग है। ठीक है, तो इससे आप घबराए ना। तो ये है पेंक्रियाटिक अमाइलेज, या हम इसको अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा है लाइपेज, लाइपेज जिसको कि हम स्टीएप्सिन भी बोलते हैं। इतना नोट करिए, वीडियो को पॉज करके फिर बताते हैं। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम देखेंगे कि इन एंजाइम्स का काम क्या होता है। ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, इन एंजाइम्स का काम क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब हम देखेंगे रोल ऑफ एंजाइम्स, रोल ऑफ एंजाइम्स फाउंड इन पेंक्रियास, फाउंड इन पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनका क्या रोल है। ठीक है, सबसे पहला जो एंजाइम पाया जाता है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये क्या करता है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ जो प्रोटीन आया था, इस प्रोटीन को इस स्टमक ने इस प्रोटीन में से कुछ प्रोटीन को इसने पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया था, और बाकी प्रोटीन जो है बचा रह गया था। ठीक है, यहाँ जो प्रोटीन आया था स्टमक में, इस स्टमक में जो एंजाइम थे उसने क्या किया था कि इसमें से कुछ प्रोटीन को तो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया था। कौन से एंजाइम ने? पेप्सिन ने। कुछ प्रोटीन को तो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया था, और कुछ प्रोटीन वैसे का वैसा बचा हुआ था। उसके बाद तो कहीं प्रोटीन का डाइजेशन हुआ नहीं, इसका मतलब वो प्रोटीन यहाँ पर आया। अब यहाँ पर ये इस पेंक्रियास के द्वारा जो ये ट्रिप्सिन सिक्रीट हो रहा है, ये ट्रिप्सिन उस बाकी बचे हुए प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो स्टमक से जो निकल के फूड यहाँ आया है उसमें थोड़ा बहुत तो प्रोटीन बचा हुआ है, समझिए मेरी बात को, थोड़ा बहुत प्रोटीन बचा हुआ है, और थोड़ा बहुत प्रोटीन जो है पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि थोड़ा बहुत प्रोटीन है, थोड़ा बहुत पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो चुका है प्रोटीन। ठीक है, अब इन दोनों को पचाने का काम इस ट्रिप्सिन का है। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को तो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। देखिए, क्योंकि प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को तो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। ये क्या करेगा? इसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, और जो पेप्टाइड्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीनो एसिड में। उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? अमीनो एसिड में। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। प्रोटीन क्या करेगा, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हमारी ट्रिप्सिन की। उसके बाद आता है हमारा अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज क्या करेगा? अमाइलेज, या फिर हम इसको पेंक्रियाटिक अमाइलेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अमाइलेज क्या करेगा? इसका काम होता है स्टार्च का डाइजेशन करना। ठीक है, सॉरी, ये जो अमाइलेज होता है इसका काम क्या होता है? ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा? देखिए, जो स्टार्च है वो सबसे पहले हमारे माउथ में डाइजेस्ट हुआ था, और माउथ में 30% स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो गया था माल्टोस में। 30% स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो गया था माल्टोस में, और बाकी का सारा स्टार्च जो है वो इधर आ गया था। और यहाँ तो कहीं स्टार्च का डाइजेशन हुआ नहीं है। इसका मतलब कि सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन यहीं पर हुआ है, बाकी उसके बाद अगली बार जो स्टार्च का डाइजेशन होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट ओवर स्टार्च जो है, यानी कि जो बचा हुआ स्टार्च है,
लेफ्ट ओवर स्टार्च, ठीक है। जो लेफ्ट ओवर स्टार्च जो है उसको ये अमाइलेज किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, माल्टोज में, ये माल्टोज में। समझिए मेरी बात को, देखिए यहां पर 30% स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका था, बचा हुआ जो 70% है अब वो यहां पर माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि अब पूरा का पूरा स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब पूरा का पूरा स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें से 30% यहां पे कन्वर्ट हो गया था सलेवरी अमाइलेज के द्वारा, और 70% जो है यहां पर कन्वर्ट हो गया किसके द्वारा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज के द्वारा, ठीक है। अब पूरा का पूरा स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ट्रिप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया। अब तीसरा जो एंजाइम होता है वो होता है हमारा लाइपेज, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन करता है। अब जरा समझिए आप फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन कैसे होगा। यहां पर फैट मॉलिक्यूल्स का अभी तक सबसे पहली बार डाइजेशन लीवर ने किया है, ठीक है। वो डाइजेशन नहीं किया, उसने फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट, इसने फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया है, इस फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कौन करेगा, ये करेगा पैनक्रियास के द्वारा सिक्रीट होने वाला ये एंजाइम लाइपेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो है उन फैट मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगा जिसको कि लिवर ने तोड़ दिया है, लिवर ने फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर दिया, इमल्सिफाइड फैट में। तो इसके पास क्या पहुंचा, इसके पास फैट नहीं पहुंचा, इमल्सिफाइड फैट पहुंचा, ठीक है। तो इसके पास पहुंचा इमल्सिफाइड फैट, इसके पास पहुंचा इमल्सिफाइड फैट, और इस इमल्सिफाइड फैट को इस लाइपेज ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसने कन्वर्ट कर दिया। देखिए फैट मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट होते हैं, देखिए फैट पहले कन्वर्ट होता है इमल्सिफाइड फैट में, फिर इमल्सिफाइड फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। आगे बात समझ में, ठीक है। फैट ये किसमें होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो यहां पर इमल्सिफाइड फैट को इसने लाइपेज ने फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया है, ध्यान रखिएगा कि ये लाइपेज जो है ये पूरी तरीके से सारे इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स को इसमें कन्वर्ट नहीं करता, थोड़े बहुत को कर पाता है, थोड़े बहुत को आगे डाइजेस्ट करना होता है। आगे बात समझ में, तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइपेज होता है जो कि पैनक्रियास से सिक्रीट हो रहा है, ये सारे फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन नहीं कर पाता है, ठीक है, थोड़े बहुत को कर पाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना वीडियो को पॉज करके नोट करें। तो ये हो गया हमारे पैनक्रियास का काम खत्म, ठीक है, ये पैनक्रियास का काम हमारा खत्म हो गया। चलिए, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हमारे पैनक्रियास का रोल खत्म हो गया। पैनक्रियास में हमने देख लिया कि पैनक्रियास ने क्या किया, पैनक्रियास ने, मैंने मिटा दिया, चलो कोई नहीं, चलिए कोई नहीं, आपकी कॉपी में तो लिखा ही होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या देखा कि पैनक्रियास ने कार्बोहाइड्रेट का भी थोड़ा बहुत डाइजेशन किया, पैनक्रियास ने जो है फैट मॉलिक्यूल्स का भी थोड़ा बहुत डाइजेशन किया, पैनक्रियास ने जो है प्रोटीन का भी थोड़ा बहुत डाइजेशन किया, ठीक है। और पैनक्रियास से निकलने वाले जो 3 एंजाइम्स है कौन थे, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। अब जो है, अब ये फूड मॉलिक्यूल जो है अब ये आगे जाएगा और आगे जाके ये पहुंच गया किसमें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड यहाँ पर भी था, ठीक है। ये पैनक्रियास जो है वो एंजाइम्स अपने सिक्रीट कर रहे थे, ठीक है। तो ये अब ये फूड मॉलिक्यूल पहुंच गया कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी लंबाई होती है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, अब बारी है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सबसे पहली बात ये होती है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारे इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि माउथ से शुरू होकर एनस पर खत्म हो रहा है, इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा हिस्सा इस स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल इज, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन sorry, the length of small intestine is about 6.5 मीटर से 7 मीटर, 6.5 से 7 मीटर लंबा होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप सोच सकते हैं
कि एलिमेंट्री कैनाल की कुल लंबाई मैंने लगभग 9 मीटर बताई थी। इस 9 मीटर में से 6.5 से 7 मीटर लंबाई तो सिर्फ इस स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है। एलिमेंट्री कैनाल की मैंने कुल लंबाई आपको लगभग 9 मीटर बताई थी, जिसमें से 6.5 से 7 मीटर लंबाई तो सिर्फ इस स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आ गई। तीसरी चीज स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारा, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे आप। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्टमक है वो भी एक लिक्विड सिक्रीट करता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, लिवर एक लिक्विड सिक्रीट करता है जिसको कि हम बाइल जूस बोलते हैं, पैनक्रियास भी एक लिक्विड सिक्रीट करता है जिसको कि हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक लिक्विड सिक्रीट करता है जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। वो क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो लिक्विड सिक्रीट करता है दैट इज कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट्स इंटेस्टिनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करता है। इस इंटेस्टिनल जूस में भी कुछ एंजाइम्स पाए जाएंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कितने एंजाइम्स पाए जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें 5 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज, सुक्रेज, लैक्टेज। 5 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, रेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज, सुक्रेज, लैक्टेज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए five types of enzymes are found in intestinal juice। जो हमारा जो इंटेस्टिनल जूस होता है इसमें 5 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, दैट इज कौन से, सबसे पहला होता है एरेप्सिन, दूसरा होता है माल्टेज, तीसरा होता है लाइपेज, चौथा होता है सुक्रेस, और 5वां होता है लैक्टेज। एरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज, सुक्रेज, लैक्टेज। अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा है तो मैं 3 एंजाइम्स मतलब कुछ एंजाइम्स उधर पे लिख देता हूँ, अगर देखने में दिक्कत हो रही होगी तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला एरेप्सिन, दूसरा है माल्टेज, तीसरा है लाइपेज, ठीक है, चौथा है सुक्रेस, और 5वां है लैक्टेज। एरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये 5 प्रकार के एंजाइम्स जो हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस सिक्रीट हो रहा है दैट इज इंटेस्टिनल जूस, इसमें ये 5 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि इन 5 एंजाइम्स का क्या रोल होता है, जरा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट करिए, फिर देखते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत कहां से होती है, देख लीजिए जरा ध्यान से। इस स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत कहां से होती है, स्टमक से। ये जो स्टमक जहां खत्म हो रहा है वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन का अंत कहां होता है, ये यहाँ पे खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि जहां से आपका लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है स्टमक के एंड पोर्शन से, और ये खत्म कहां होता है, इस पे लार्ज इंटेस्टाइन पे। ठीक है, चलिए तो ध्यान देंगे आप। रोल ऑफ एंजाइम्स फाउंड इन इंटेस्टिनल जूस। जो हमारा इंटेस्टिनल जूस होता है उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनका क्या रोल होता है, जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला होता है एरेप्सिन। एरेप्सिन क्या करता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इस एरेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। क्योंकि हमको पता ही, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं,
ये जितना भी फूड होता है, ठीक है, ये अलग अलग जगह डाइजेस्ट तो होता है लेकिन पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। फूड में जो प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर स्टमक में होता है वो भी पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी कि थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, ठीक है। फैट मॉलिक्यूल्स तो लिवर का बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स का इमल्सिफिकेशन करता है। उसके बाद ये पैनक्रियास जो है ये प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करता है, फैट को भी डाइजेस्ट करता है, लेकिन सबको आधा अधूरा डाइजेस्ट करता है, ठीक है। पैनक्रियास भी जो है कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर वो फूड मॉलिक्यूल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है। ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने के बाद कोई भी फूड जो है वो ऐसा नहीं बचेगा कि वो अनडाइजेस्टेड रह जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने के बाद जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड नहीं रह सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन जाके होता है, ठीक है। हालांकि डाइजेशन की शुरुआत तो माउथ से ही हो जाती है। माउथ में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी कि थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद ये फूड आता है स्टमक में प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है। उसके बाद वो फूड आता है यहाँ पर फैट मॉलिक्यूल्स का एमल्सिफिकेशन होता है। उसके बाद वो फूड आता है पैनक्रियास के पास। पैनक्रियास जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन करता है, बट पार्शियल डाइजेशन करता है। उसके बाद वो फूड जो है पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी बचा कुचा फूड होता है, ठीक है, वो सबका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कोई भी फूड जो है अनडाइजेस्टेड नहीं रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एरेप्सिन है, इस एरेप्सिन का काम क्या होता है, बचे हुए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना। जो भी प्रोटीन ऊपर से बच के आ गया है उन सबको ये कंप्लीट डाइजेशन कर देगा एरेप्सिन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एरेप्सिन करता क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस पैनक्रियास ने क्या किया था, अगर आप अपनी कॉपी में देखें रोल ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, तो वहां पर मैंने आपको लिखवाया होगा कि पैनक्रियास क्या करता है। पैनक्रियास जो है वो प्रोटीन्स को और पेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में। आप अपनी कॉपी को पीछे खोल के देखें, मैंने आपको लिखवाया था कि पैनक्रियास में जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, पैनक्रियास का जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन और पेप्टाइड्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में। तो अब जो इसके पास पहुंचा वो क्या पहुंचा, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड पहुंचा। क्या पहुंचा, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड पहुंचा, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का डाइजेशन 2 स्टेप में होता है। पहले प्रोटीन टूटता है पेप्टाइड्स में, फिर पेप्टाइड्स टूटता है अमीनो एसिड में। जब अमीनो एसिड बन गया तो समझ जाइए कि प्रोटीन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। एरेप्सिन के पास 2 चीजें आई हैं, कुछ पेप्टाइड्स आए हैं, कुछ अमीनो एसिड्स आए हैं, ठीक है। ये जो अमीनो एसिड हैं ये तो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, इसको और डाइजेशन नहीं करा जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जब अमीनो एसिड में टूट जाए तो समझ जाइए कि वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। तो ये जो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं तो ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ इसमें होगा, जो पेप्टाइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये एरेप्सिन किसमें कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये जो एरेप्सिन है वो पेप्टाइड्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये पेप्टाइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं इनको तो इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, अमीनो एसिड में। और ये बेचारा अमीनो एसिड वैसे के वैसे रहेंगे, ये जाके इसमें जुड़ गए, यानी कि फाइनली क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया, ठीक है। ये काम था हमारा एरेप्सिन का, जो कि कहां पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एरेप्सिन के बाद क्या मिलता है, माल्टेस। एरेप्सिन माल्टेस, ये माल्टेस का काम क्या होता है, नाम से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। माल्टेस क्या करता है, माल्टोस को पचाता है। समझिए मेरी बात को। देखिए जब हमने फूड खाया था तो उसमें कार्बोहाइड्रेट था, उस कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च था, उसमें स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो उस स्टार्च को थोड़े बहुत स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया था सैलेवरी अमाइलेज ने, ठीक है। जो बचा कुचा स्टार्च था उसको माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया था पैनक्रियास के एंजाइम्स ने। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा स्टार्च जो है वो माल्टोस में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड पहुंचा है उसमें माल्टोस पहुंचा है, अब उसमें स्टार्च नहीं है, उसमें माल्टोस पहुंचा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये जो माल्टोस है, इस माल्टोस को ये माल्टेस किसमें कन्वर्ट कर देगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट का टाइप है स्टार्च पहले टूटता है माल्टोस में और माल्टोस टूटता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो अब ये सारा का सारा माल्टोस जो है वो ग्लूकोज में टूट जाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कंप्लीट डाइजेशन होना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा माल्टोस जो है वो किसमें टूट गया, वो टूट गया ग्लूकोज में। यानी कि अब हमने क्या देख लिया, प्रोटीन का भी कंप्लीट डाइजेशन हो गया, ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट का भी कंप्लीट डाइजेशन हो गया, क्योंकि ग्लूकोज बन गया तो कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, अमीनो एसिड बन गया तो इसका मतलब प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एरेप्सिन, माल्टेस, उसके बाद आता है लाइपेस, ठीक है। अगर हम बात करें लाइपेस की तो ध्यान दीजिएगा, देखिए
यहां पर क्या हुआ था, इस पेनक्रियास ने क्या किया था, पेनक्रियास ने क्या किया था, ऊपर से जो हमारा इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स आए थे, उनमें से कुछ इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया था, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, उसने कुछ इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन बाकी तो इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स बचे ही हुए थे। ठीक है, तो बाकी जो बचे हुए फैट मॉलिक्यूल्स थे, जो इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स थे, उनको ये पकड़ लेगा लाइपेज। जो बाकी जो इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स हैं, इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनको ये लाइपेज किस में कन्वर्ट कर देगा, उनको ये कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब सारे के सारे फैट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करा जा चुका है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जिसमें से कुछ इमल्सिफाइड फैट को इसने कन्वर्ट कर दिया था फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और कुछ इमल्सिफाइड फैट्स को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अब जो है हमारे फैट मॉलिक्यूल्स भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि फैट मॉलिक्यूल पहले बनता है इमल्सिफाइड फैट और उसके बाद वो बनता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और अगर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बन जाए तो समझ जाइए कि फैट मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, यानी कि फैट मॉलिक्यूल्स भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को। अब कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप और होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप और होते हैं। एक तो हमने टाइप पढ़ा था स्टार्च, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। ठीक है, दो टाइप कार्बोहाइड्रेट के और होते हैं, उनको भी डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है, उनका डाइजेशन यहीं पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप समझिए मेरी बात को, वो क्या होता है, एरेप्सिन माल्टेज लाइपेज, उसके बाद आता है सुक्रेस। ये जो सुक्रेस नाम का जो एंजाइम है, जो सुक्रेस नाम का एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कौन से कार्बोहाइड्रेट को, एक कार्बोहाइड्रेट तो स्टार्च है, और कौन सा कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो समझिए मेरी बात को, दूसरा कार्बोहाइड्रेट है सुक्रोज। सुक्रोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उस सुक्रोज को ये जो सुक्रेज है, ये सुक्रोज को सुक्रेज जो है वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सुक्रोज को ये जो सुक्रेज नाम का एंजाइम है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि प्रोटीन यहां डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, माल्टोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहां हो गया। ठीक है, और ये फैट का डाइजेशन यहां पर हो गया। कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा टाइप है सुक्रोज, उसका डाइजेशन यहां पर हो गया। ठीक है, अब एक और एंजाइम पाया जाता है, देखिए एरेप्सिन माल्टेज लाइपेज सुक्रेज, एक और एंजाइम पाया जाता है लैक्टेज, जरा उसके बारे में बताता हूं, पहले इतना आप नोट करें। चलिए, तो अब जो अगला एंजाइम है हमारा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वो है लैक्टेज। तो अगला एंजाइम जो है वो है हमारा लैक्टेज। ठीक है, इस लैक्टेज का क्या काम होता है, समझिए मेरी बात को। ठीक है, ये लैक्टेज क्या करता है, और ये लैक्टेज पचाता किसको है, लैक्टेज भी कार्बोहाइड्रेट को ही पचाता है। अब आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप है भाई, मैंने आपको पहले बताया था कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप हैं, 3 टाइप हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, एक तो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है स्टार्च, दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पर सुक्रोज। ठीक है, एक तो कार्बोहाइड्रेट का टाइप पढ़ा हमने स्टार्च, दूसरा हमने पढ़ा यहाँ जो हमने सुक्रोज पढ़ा था। ठीक है, और अब जो है वो है हमारा लैक्टोज। अब जो है हमारा वो है लैक्टोज। ठीक है, नाम से ही लग रहा है, जो लैक्टेज है वो लैक्टोज को पचाएगा। ठीक है, और ये क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, जो लैक्टेज है वो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है अब हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पूरी तरीके से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में आके पच चुका है, यानी कि डाइजेस्ट हो चुका है। अब सवाल ये है कि जब सारी की सारी चीजें यहां पर आके डाइजेस्ट हो चुकी हैं, तो अब डाइजेस्ट होने के बाद अब उस डाइजेस्टेड फूड में से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनको जरूरत हमारे बॉडी को है, उन न्यूट्रिएंट्स को इस स्मॉल इंटेस्टाइन में से कौन खींचेगा और खींच के कौन ब्लड में मिलाएगा। भाई सिंपल सी बात है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आके पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। अब जो ये जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है पूरी तरीके से, इसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है, और एब्जॉर्ब करके ब्लड में डिसॉल्व करना होता है। फिर वो ब्लड क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को जो है हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक जो है पहुंचाता है। आ गई बात समझ में, क्योंकि ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो उस ब्लड का काम क्या होता है कि उन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, और पूरी बॉडी में जहां जहां ऑर्गन को जरूरत है वहां वहां पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ जो फूड का डाइजेशन हुआ है, उनमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को कौन इस स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मिलाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है
ध्यान दीजिएगा, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जैसे मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये पाइप जो हालांकि इतनी मोटी नहीं होती, पतली होती है, लेकिन मैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सा बड़ा करके मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो पाइप है, इस पाइप के अंदर के अगर आप स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इस पाइप के अंदर जो होता है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, इस पाइप के अंदर जो है ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों साइड होता है, ठीक है। इस पाइप के अंदर ये जिस, मैं किस पाइप की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन समझते हैं ना, ये फिंगर के जैसा जो है, फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते क्या है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विलाय, ठीक है, इसका नाम होता है विलाय, ठीक है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनका नाम क्या होता है, विलाय। इसका काम क्या होता है, नाम तो समझ लिया हमने, इस विलाय का काम क्या होता है, इस विलाय का काम ये होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, उस डाइजेस्टेड फूड के अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को खींच के, और ये विलाय क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, और ये क्या कर देता है, यहाँ ये पूरा ब्लड फ्लो कर रहा है। समझिए मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये है मेरा विलाय, ये है मेरा विलाय, ये पाइप के बाहर का हिस्सा है, ठीक है, ये बाहर का हिस्सा है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर का है, ये तो अंदर का पार्ट है, ये बाहर का पार्ट है। अब ये बाहर जो है ये पूरा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये पूरा ब्लड है, ठीक है, ये बाहर जो है पूरा ब्लड है। तो ये विलाय क्या करता है कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके, और ये किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। अंदर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। अब ब्लड क्या करेगा, उन न्यूट्रिएंट्स को जो है हमारे बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कौन करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाय बोला जाता है, और इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड्स। फूड जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके और क्या कर देना, ब्लड में डिसॉल्व कर देना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूं, नोट में ध्यान रखिएगा, नोट में आप लिख लीजिए, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल intestine, a finger-like projection, in a small intestine, a finger-like projection, in a small intestine, a finger-like projection called villi, is present. In a small intestine, a finger-like projection called villi is present. ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, विलाय होता है, ठीक है, विलाय प्रेजेंट होता है, which helps in a small intestine a finger like projection called villi is present, which helps in absorption of nutrients, from completely digested food, from completely digested food, ठीक है। In a small intestine a finger like projection called villi is present, which helps in absorption of nutrients from completely digested food, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विलाय होता है इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स को और ब्लड में डिसॉल्व कर देना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करिए जल्दी फटाफट। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए, तो अब हमने ये देख लिया कि हमारा फूड किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है और किस तरीके से उस फूड के अंदर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में डिसॉल्व किया जाता है। अब वो जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड है, अब वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकलेगा और अब ये पहुंचेगा इस लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो मोटी सी पाइप है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें पहुंचेगा,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो समझिए, लार्ज इंटेस्टाइन के वैसे तो मैंने आपको 3 हिस्से बताए थे और उन 3 हिस्सों के बारे में वैसे तो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। आप अगर पहली क्लास देखें तो वहां मैंने लिखवाया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ सीकम, कोलोन, रेक्टम कहाँ है। देखिए, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है तो यहाँ पर ये इतना जो स्ट्रक्चर है यहां से लेकर ये जो इतना स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं सीकम। और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये है हमारा कोलोन, ठीक है। और उसके बाद ये जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है हमारा रेक्टम, ठीक है। और रेक्टम के बाद एनस होता है। आगे बात समझ में, दोबारा बता देता हूं। देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ खत्म हो रही है और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो थैले जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीकम। उसके बाद यहाँ से जो पाइप ये शुरू हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है कोलोन। और उसके बाद ये जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ये बड़ा सा, ठीक है, ये है रेक्टम और ये एनस है, ठीक है। तो तीन पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सीकम है, इस सीकम में ये एक ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहां पर भी दिख रहा है। इस सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहां पर भी दिख रहा है। इसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये क्या चीज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अब हम लिख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे पहली चीज, द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन की कुल लंबाई जो होती है वो लगभग 1.5 से 2 मीटर होती है, 1.5 मीटर टू 2 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की जो कुल लंबाई होती है वो लगभग 1.5 से 2 मीटर होती है। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब यहां से लेकर ये पूरे की लंबाई जो होती है लगभग 1.5 से 2 मीटर होती है। इसी 1.5 से 2 मीटर में सीकम, कोलोन और रेक्टम तीनों पार्ट होते हैं, ठीक है। मैं एक बार वीडियो देख लूं, हाँ जी। तो इसी 1.5 से 2 मीटर में सीकम, कोलोन और रेक्टम तीनों पार्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है, ठीक है, देखिए, द फर्स्ट पार्ट of large intestine, the first part of large intestine is called cecum, CAECUM, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है उसको हम सीकम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें से ये एक फिंगर जैसा प्रोजेक्शन दिख रहा है, मतलब एक ऐसा उंगली नुमा जो है स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की, तो अगर आप गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का जो है, अगर आप रोल देखें कि इसका क्या रोल होता है, तो आज तक इसका कोई एग्जैक्ट रोल पता नहीं कर पाए साइंटिस्ट, ठीक है, कि मतलब इसका एग्जैक्ट जो है रोल क्या होता है, इसके बारे में आज तक कभी कोई इतना ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई कि हमारे जो पेट के अंदर ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है इसका क्या रोल होता है, इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम अभी तो हमारी बॉडी में नहीं है, मतलब इस वक्त ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल का मतलब होता है फालतू है, इसका कोई रोल नहीं होता हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन सा ऑर्गन है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है जिसका कोई भी रोल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, तो उसको हम वो क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये कहां पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है सीकम, इसी से निकलता है एक फिंगर जैसा प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आगे बात समझ में, ठीक है। वैसे तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है इसका रोल अभी तो हमारी बॉडी में नहीं है, लेकिन जो हम पहले के टाइम में, मतलब कि आपको पता है कि जो इंसान है, इंसान की जो प्रजाति बनी है ये जो है बंदरों से जो है डेवलप करके जो है इनका इंसानों की प्रजाति बनी है, ठीक है। तो जब पहले के टाइम में जब इंसान जो है पेड़ पौधे खाया करते थे या घास फूस खाया करते थे, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
जब इंसान जो है बंदर की प्रजाति के हुआ करते थे, ठीक है, जब वो पेड़ पौधे या घास फूस खाया करते थे, तो उस वक्त इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का रोल हुआ करता था, क्योंकि उस पेड़ पौधे या घास फूस को पचाने के लिए इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का रोल हुआ करता था, ऐसा कहना है लोगों का, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब आजकल के जो टाइम में जो है जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये ऐसे तो खाते नहीं है पेड़ पौधे पत्ते वगैरह, तो ये सब खाते नहीं है, ठीक है। तो अब जो है इसका रोल जो है अब कोई नहीं है हमारी बॉडी में, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये हमारी बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, कभी कभार क्या होता है कि किसी किसी के पेट में इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की लंबाई बढ़ जाती है, कभी कभी किसी किसी के पेट में इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की लंबाई बढ़ जाती है, जिसको कि हम कहते हैं कि उसके वजह से जो है पेट में एक्सेसिव अमाउंट में दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है पेट में, ठीक है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं और पता चलता है कि आपका अपेंडिक्स जो है वो बढ़ गया है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपके अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा। आपने सुना होगा अपने आसपास किसी का कि इनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये अपेंडिक्स की लंबाई बढ़ जाती है तो उसके वजह से पेट में जो है बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि इस अपेंडिक्स को यहां से काट के निकाल देते हैं, क्योंकि वैसे भी इसका कोई रोल नहीं है, तो जब इसको काट के निकाल दिया जाता है तो उसके बाद ये दर्द खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं कि हमने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है इसके बारे में मैं लिखवा नहीं रहा, बस आप ऐसे ही समझ लीजिए कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जब बढ़ जाता है, ठीक है, किसी किसी की बॉडी में अगर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसी कारण से बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसको बायो की भाषा में अपेंडिसाइटिस बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, फिर डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करके इस अपेंडिक्स को काट देते हैं और काट के निकाल देते हैं, क्योंकि वैसे भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक। तो उसके बाद फिर वो पेट दर्द ठीक हो जाता है, ठीक है। तो मैं इतना जरूर लिखवा दूंगा कि वर्मीफॉर्म appendix is the vestigial organ of our body. ये हमारी बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई भी रोल नहीं है, इसका कोई भी रोल अभी आज तक पता ही नहीं चला कि इसका रोल है क्या, ठीक है। चलिए, क्या ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, देखिए, खाना अब स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंच चुका है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, वो ये है कि इस खाने के अंदर जो भी वाटर है, इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स जो है हमारी बॉडी को जितने भी वाटर की रिक्वायरमेंट है उतना वाटर उसमें से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, बाकी जो वेस्ट ही बचता है, हालांकि वेस्ट तो यहीं बन गया था, लार्ज इंटेस्टाइन में ही बच गया था, ठीक है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जब हमने उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए तो बाकी बचा हुआ जो सब्सटेंस है वो तो वेस्ट ही हुआ ना, ठीक है। वो वेस्ट सब्सटेंस पहुंचा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है हालांकि वो तो था वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन उस वेस्ट प्रोडक्ट में से जो वाटर होता है, उस वाटर को जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उतना ही वाटर एब्जॉर्ब करती हैं जितना कि हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, और बाकी के सारे वाटर को उसी में उस वेस्ट प्रोडक्ट में छोड़ देती हैं, ठीक है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है इस पाइप के माध्यम से आके यहाँ पर इस रेक्टम में स्टोर होता है, और समय समय पर इस एनस के माध्यम से जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर हो जाता है फेसिस के रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये रेक्टम में जो है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट आके स्टोर होता है, और समय पर इस एनस के माध्यम से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी कि बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन रोल है, मैं इतना मिटा रहा हूं, उसके बाद मैं दिखाता हूं आपको। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन रोल है वो है वाटर का एब्जॉर्प्शन। द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये मेरे ख्याल से चौथा पॉइंट होगा, ठीक है। द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर, ठीक है। ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड्स, या सिंपल इतना रखिए, जो वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या करती हैं, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं, ठीक है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो कहां पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और उसके बाद वो जो फूड मटेरियल है वो पूरा का पूरा वेस्ट होता है, ठीक है। वो वेस्ट जो है इस पाइप के माध्यम से आके रेक्टम में स्टोर होता है, और समय समय पर एनस से बाहर हो जाता है।
सो ये हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आज कंप्लीट, और अब इसको आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।